नमस्कार। पब्लिक इंडिया के स्पेशल संस्करण में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे साथ सीनियर एडवोकेट बलराज सिंह मलिक जी सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है बलराज सिंह जी आपका। नमस्कार नमस्कार। आज एक महत्वपूर्ण मुद्दा आपसे चर्चा का विषय था, इसलिए मैंने आपको बुलाया। चुनाव से पहले सरकारों और राजनीतिक दलों द्वारा जिस तरीके के मुफ्त उपहारों की घोषणा की जाती है, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पूछा कि क्या हम परजीवियों का एक वर्ग बना रहे हैं। और ये मामला सारा जस्टिस बी.आर. गोगोई और जस्टिस ए.जी. मसीह की पीठ आश्रय के बारे में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए, यानी कि होमलेस लोगों के लिए एक आश्रय की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। उन्होंने ये बताया कि परजीवियों का से मतलब उनका ये था कि जिस तरीके से लोगों को लाभार्थी वर्ग बनाया जा रहा है, या लोगों को फ्री राशन, पैसा, लाडली बहना योजना में उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में 2500 रुपए महिलाओं को देना, उसके बाद 4000 करोड़ रुपए की कुर्की निकाल दी कि ये पैसा वापस आना चाहिए। दिल्ली में भी आपने कुछ ऐसा ही देखा। महाराष्ट्र के इलेक्शन में हो, झारखंड के इलेक्शन में हो, हरियाणा के इलेक्शन में हो, या दिल्ली के इलेक्शन में हो, ये एक नजीर बन गया है कि आप 2100-2500 रुपए महिलाओं को दे, धान का रेट किसानों को प्रॉमिस करें और फिर उसके बाद आप मुकर जाएं। आप लाभार्थी वर्ग में 5 किलो राशन, अब मुट्ठी भर राशन, जो 5 किलो राशन की आप बात करते हैं, मेरे ख्याल से उसकी कॉस्ट क्या होगी, 150-200 रुपए होगी। मोटा अनाज भी उसी में आता है, दाल भी आती है। खैर वो तो एफसीआई के गोदामों से आता है, जिसका किसान को क्या रेट मिलता है आपको पता ही है। तो क्या जस्टिस गवई की जो ये तर्क है कि आप परजीवी बना रहे हैं, लोगों को जो है वो इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं काम काज में, उनको लेबर फोर्स से आप हटा रहे हैं और एक तरीके से भागीदारी खत्म कर रहे हैं, तो आपका इस पे क्या कहना है कि जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस मसीह की कोर्ट ने जो ये परजीवी इस सब शब्द का इस्तेमाल किया, जिसको प्रधानमंत्री मोदी पहले भी कह चुके हैं, किसानों के बारे में वो कह चुके हैं ये तो परजीवी हैं, आंदोलन जीवी हैं, क्या उस परजीवी और इस परजीवी का मतलब एक है या अलग अलग? बलराज सिंह जी। नहीं, ये दोनों अलग-अलग हैं। प्रधानमंत्री जिसको परजीवी आंदोलन जीवी कहते हैं ना, वो एक कटाक्ष है। यानी इन लोगों का धंधा ही आंदोलन से चलता है, ये उनका कहने का तात्पर्य है। ये लोगों को राइट टू एक्सप्रेशन के खिलाफ है। ये लोगों को राइट टू असेंबली, राइट टू डिस्कस देयर इश्यूज, राइट टू स्पीक अगेंस्ट द नॉनसेंस लॉज एंड द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, उसके खिलाफ है। वो आवाज बंद करने का एक तरीका है। वो गला घोटने के लिए वो बयान है प्राइम मिनिस्टर का, देश की जनता का। वो बहाना बनाते हैं, वो लड़ाना चाहते हैं किसान, नॉन किसान को भी। उनकी हर बात में लड़ाई है, हर बात में साजिश है, हर बात में ये करने का है कि कैसे लोग बँटे रहें और मैं इतने लोगों का प्यारा बना रहूँ और सत्ता में बरकरार रहे हमारी पार्टी, इस तरह की बात है। यहाँ जो जस्टिस गवई और जस्टिस मसीह की बेंच ने और जस्टिस गवई ने जिस बात का ज़िक्र किया है, यहाँ पे सरेआम चैलेंज है, सरेआम एक तरह से फ़ोरफ्रंट पे आके बात की है। जुडिशरी ने एज़ पर द स्पिरिट एंड एज़ पर द मोटो ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेशली द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि सब लोगों को न्याय मिलने का मतलब पहले ये है कि सब लोगों को काम करने की स्वतंत्रता और भागीदारी सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी है संविधान की और सिस्टम की। इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब है भारत में की मानवीय व्यवस्था, सरकार नहीं। जो गुंडे मवाली चलाते थे आज़ादी से पहले की जो सरकारें हैं, जो राजा और इस तरह के गुंडे आदमियों को सरकार बोला जाता फिल्मों में, ये वो सरकार नहीं है। मीनिंग बदलने की ज़रूरत है इस देश के अंदर। ये नॉनसेंस शब्द सरकार। सरकार का कोई मायने नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बाद और फ्रीडम के बाद। सरकार नहीं होती, व्यवस्था होती है। डेमोक्रेसी में व्यवस्था होती है और डेमोक्रेसी में कोई पार्टी लगातार सत्ता में रहे, ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के खिलाफ है, सिद्धांतों के खिलाफ है। जी। ये बात ना, और पार्टियां सारी की सारी चार दीवारी से बाहर की चीज हैं। देयर इज नो एंट्री ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी इन द पार्लियामेंट हाउस और इन द लेजिस्लेटिव असेंबलीज, बिकॉज वहां केवल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, मेंबर ऑफ विधानसभा होते हैं। ये पार्टी वार्टी बाहर है। और पार्टियों का मेन मकसद था इस देश के अंदर कि लोगों को, यंग लोगों को, देश के लोगों में लीडरशिप एनकरेज करना, डेवलप करना, संविधान के बारे में नॉलेज देना, देश की समस्याओं को चिन्हित करना, उनका समाधान प्रस्तुत करना देश के सामने, ये काम है। या तो चमचे पैदा करने के लिए होगा सारा माहौल। एक आदमी इधर नारे लगा, एक उधर। पार्लियामेंट में भी गलत तरीके से बैठते हैं लोग। पार्लियामेंट की सीटिंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वहां पे अल्फाबेटिकली बैठने के लिए एक तरफ ट्रेजरी बेंच है, एक तरफ आप अपोजिशन बेंच आपने युद्ध क्षेत्र बना दिया। दैट इज नॉट मोट एंड द स्पिरिट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। डेमोक्रेसी में मिल के बैठते हैं परिवार की तरह से, मिलजुल के संवाद करके अपनी समस्याओं का हल करते हैं, कानून बनाते हैं। ये सब मजाक चल रहा है। और जस्टिस गवई ने बिल्कुल सही कहा है, इस देश में कोई गरीबी नहीं है, गरीब बनाए गए हैं, लोगों का हक मारा जा रहा है।
कॉन्स्टिट्यूशन जो हक देता है सबकी भागीदारी के लिए, वो भागीदारी नहीं करने दें, जैसे जुडिशरी पे कब्जा है, सिस्टम पे कब्जा है। अब कब्जा नहीं हो तो रूल बदल दो, लेटरल भर्तियाँ कर दो, ये कब्जा ही तो है। और जो रिजर्वेशन जितनी भी हैं लोगों की, उसके तहत उनको अयोग्य ठहरा देते तो उन पे फिर जनरल कैटेगरी के लोगों को भर्ती कर देते हो। ये बदमाशी है। और ये दोनों जज कम से कम उस वर्ग से आते हैं जो किसान वर्ग से, पीड़ित वर्ग से, जो समझते हैं इस देश की भावना और लोगों के दर्द को। इन्होंने जो कहा बिल्कुल सही कहा, ये मुँह पे तमाचा इस देश के सिस्टम पे, कि तुम जानबूझ के लोगों को गरीब, निहत्था, लाचार, बेचारा बना रहे हो सिर्फ वोट के लिए। और उसके बावजूद भी एक क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर रहे हैं। मुकदमे दर्ज होने चाहिए। जेल में जाके इनको सुधारना चाहिए ऐसे पॉलिटिकल नेताओं को जो वादा करते हैं फिर निभाते नहीं, या ऐसा वादा करते हैं जो एल्यूरमेंट ऑफ द वोट्स है, उसका लालच देते हैं। तो सारा का सारा ये बेड़ा गर्क जो देश का हो रहा है, इसमें ज्यादा जिम्मेदारी है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की, देश की जुडिशरी की। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हालांकि 7 जनवरी को एक अधिकारी पेंशन और वेतन के मामले में इन्होंने उस समय भी कहा था कि राज्यों के पास उन लोगों के लिए सारा पैसा है जो कोई काम नहीं करते, लेकिन चुनाव आते ही आप लाडकी बहना और अन्य कई योजनाएं घोषित करते हैं। उन्होंने महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार को और बीजेपी की सरकार को उन्होंने टारगेट किया था जब उस समय वो इलेक्शन लड़ रहे थे, जिसमें आप निश्चित रूप राशि का भुगतान करते हैं। दिल्ली में अब किसी ना किसी पार्टी की ओर से घोषणाएं आ रही हैं, अगर वो सत्ता में आएंगे तो महिलाओं को 2500 रुपए देंगे, कोई कहता है 2100 रुपए देंगे, कोई कहता है 2500 रुपए देंगे। क्या इससे न्याय संगत योजनाएं जो हैं वो सही हो जाती हैं? हालांकि सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी याचिकाओं का तांता लगा हुआ है इस तरीके की लाभार्थी वर्ग, उसमें अश्वनी उपाध्याय भी हैं जो कहा जाता है सरकारी पिट्ठू हैं, उसमें और भी बहुत सारे लोगों के नाम आते हैं। 2013 में सुब्रमण्यम बालाजी ने भी 2 न्यायाधीशों की पीठ में कहा था कि योग्य और जो पात्र व्यक्ति हैं, जो एलिजिबल व्यक्ति हैं, उनको रंगीन टीवी, लैपटॉप आदि के रूप में राज्य द्वारा वितरण किया जाना जो है वो राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। उस समय की कोर्ट ने दो न्यायाधीश की कोर्ट ने ये कहा था। मैं आपको उस तरफ ले जाता हूं जहां 2006 में तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले डीएमके ने मुफ्त रंगीन टीवी देने का वादा किया था। उसके बाद चुनाव जीता और वादे को लागू किया, 750 करोड़ का बजट भी बनाया। 2011 में डीएमके ने और अधिक मुफ्त उपहारों को भी घोषणा की। एआईडीएमके, आपको याद है कि अन्ना अपना ये अम्मा कैंटीन चलाती थी जयललिता, और उसके बाद मुफ्त ग्राइंडर, मिक्सी, इलेक्ट्रॉनिक पंखे, लैपटॉप, कंप्यूटर, 4 ग्राम सोना, थाली, मंगलसूत्र, महिलाओं की शादी के लिए 50,000 रुपए, इत्यादि इत्यादि। हालांकि 26 अगस्त 2022 को सीजीआई की अगुवाई वाली कोर्ट में इन पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली याचिकाओं को 3 न्यायाधीशों की पीठ पर भेज दिया गया। सीजीआई चंद्रचूड़ थे उस समय। तो उस समय सीजीआई चंद्रचूड़ ने बीआर गवई की तरह कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं दी और उसको 3 जज बेंच पे क्यों भेज दिया? इसका मसला तो यह है कि जब बीजेपी की बने तो उसको लाभार्थी वर्ग या फ्रीबीज में ना कहा जाए, और अगर ऑपोजिशन उसको डिक्लेयर करे तो वो फ्रीबीज और लाभार्थी गिना जाए। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये फ्रीबीज और लाभार्थी वर्ग का राजनीतिकरण कोर्टों द्वारा किया जा चुका है? देखिए, इसमें कहीं न कहीं न्यायालय को शामिल होता हुआ देखते हैं देश के लोग, क्योंकि सही समय पे सही स्टेप नहीं उठाते, कोहेरेंस नहीं होता उनकी बातों में, संवैधानिक मूल्यों को ध्यान में रख के अगर बातें नहीं करते, तो इस तरह के आरोप लगाना वाजिब है। और दूसरा क्या है, घर में भी कोई भाई-बंधु, कोई मरीज है, पेशेंट है, यस, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा डोज़ की या उन दिनों तक जब वो मरीज है, उसके घर का उसकी हेल्प की जाए, परिवार करता ही है। मगर क्या आप उस भाई-बंधु को, उस परिवार के सदस्यों को परमानेंट हैंडीकैप बनाना चाहते हैं? वो काम करने में योग्य है, या उसको सेहतमंद नहीं बनाना चाहते? आप सिर्फ़ उसको समय पे थोड़ी दवाई देते ताकि वो ज़िंदा रहे मगर मरे भी ना हो और सक्षम भी ना हो। तो सरकार का जो ज़िम्मेवारी है, वो ज़िम्मेवारी वही है सेम, जो एक परिवार की ज़िम्मेवारी होती है अपने परिवार के सदस्यों के प्रति। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक तरह से एक परिवार की ज़िम्मेवारी की एक व्यवस्था है। पूरे देश के 140 करोड़ लोगों का ये जो परिवार है, इसमें जो लोग कहीं न कहीं इस तरह से अपने आप को पाते हैं कि वो समय पे रोटी, कपड़े, मकान की कोई दिक्कत है, तो अल्टीमेटली ये व्यवस्था की वजह से है, अव्यवस्था की वजह से है। कोई आदमी ऐसा नहीं है जो काम नहीं करना चाहता, कोई आदमी हाथ फैला के नहीं खाना चाहता। मैं तो समझता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के चौराहे पे भी लोग भीख माँगते हैं, हाथ ऐसे करते हैं। इस देश के लोगों की डिग्निटी का कोई लेना-देना नहीं जुडिशियल सिस्टम को। कोई भीख नहीं माँगना चाहता।
अरे भाई, लोगों को काम मुहैया कराओ। ये जो इतने सारे सरकारी वो है सिस्टम खोले हुए हैं, कहाँ है कि लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए कौन सी विंडो है? लोगों को सलाह देने के लिए कौन सी विंडो है? लोगों को सब रोजगार कर पाए, कौन सी पॉलिसी आपने बनाई है? यू आर नॉट बिहेविंग लाइक द फैमिली मेंबर्स विद द सिटीजन्स। ये इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। देश के लोगों को सक्षम बनाना उसी तरह से जैसे हम अपने माँ-बाप अपने परिवार के बच्चों को सक्षम बनाने में अपनी ज़िंदगी लगाता है, अपने संसाधन लगाता है, वही ड्यूटी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ बदमाशी हो रही है कि परिवार के सदस्यों के अंदर परिवार का मुखिया बने रहने के लिए तुम 2 राजनीति करते हो, परिवार के सदस्यों के साथ, वही हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट अगर अपने कॉन्स्टिट्यूशनल नॉलेज के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ उनका अगर ऑब्जेक्टिव और दृष्टि साफ हो, तो अब तक के तो इस पर रोकथाम लग जानी चाहिए थी। तो दृष्टि साफ, स्पष्ट दृष्टि के जजों की कमी है देश के अंदर। उस तरह के जज नहीं है, होते तो ये स्थिति नहीं होती देश की। और ये मजाक राजनीति का कोई नहीं बना पाता, ये हेट स्पीच कोई नहीं दे पाता। और बंधुत्व खत्म करने के लिए, फ्रेटर्निटी खत्म करने के लिए किसी की हिम्मत और औकात नहीं थी कोई बयानबाजी करे या पॉलिसी बनाए या कानून बनाए। या जहां किसानों को उनकी मेहनत के बावजूद भी उसमें भी राजनीति की जाए और पूरे नॉन फार्मर को उनके खिलाफ खड़ा करने की साजिश की जाए। अरे ठीक है, फार्मर को उसकी मेहनत का पूरा फल मिलना चाहिए। दूसरे लोगों की हमें मदद करनी है, तो सरकारी संसाधन से उनकी मदद करनी चाहिए, सिंपल। उसका ये मतलब नहीं है कि फार्मर भी परेशान कि उनको पैसे नहीं मिल रहे और देश की जनता को गुमराह करो कि फार्मर को पैसे दे दिए पूरे, तो तुम भूखे मर जाओगे। ये बदमाशी है, ये षड्यंत्र है। ये दुर्योधन की सभा में हो सकता है, जो भी सो कॉल्ड मैं आपसे कथा जी, कहानियों में है। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि लाभार्थी वर्ग बनाना आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति को सक्षम करने के लिए होना चाहिए। यस, शिक्षा, स्वास्थ्य, उनके सर पे मकान हो, छत हो, उनके पास पीने का पानी हो, उनके बच्चों को स्कूल दीजिए ताकि वो आगे पढ़ लिख के अपने आप को सक्षम बना सकें, अपने 2 पैरों पे खड़ा कर सकें। आपको आतमजीत उनको जी, बैसाखी नहीं देनी। जी, आतमजीत जी, अगर पूरे देश को जोड़ा जाए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब है भारत की व्यवस्था, मानवीय व्यवस्था, और वो है सूत्रधार, धागे की तरह, जैसे धागे में सारे मनीय होते हैं, ऐसे ही उस धागे में 140 करोड़ लोगों को पिरोने की दृष्टि तो हो। और घर में बिल अगर हम रिलेशन जी, फील करते हैं, तो घर में कोई भाई हैंडीकैप है या किसी की नौकरी छूट गई है, वे हम स्वयं स्फूर्त अपने आप केयर करते हैं कि नहीं करते हैं? जहाँ हम भाई तो समझें, अपने जैसा तो समझें, अपने देश के नागरिकों को अपना भाई-बहन, अपना संबंधी तो समझें। ये ना शिक्षा में बल्कि राजनीति इसको दैट नॉनसेंस इज गोइंग ऑन। और शिक्षा कैसी हो, शिक्षा में भी कभी भगवाकरण कर दिया, शिक्षा में ढोंग शामिल कर दिए। ऐसी कथा कहानियां जिनका कोई एविडेंस नहीं है, उस तरह की कथा कहानियां हरियाणा की भी शिक्षा में बता रहे हैं, शामिल कर रहे हैं। दैट्स इज गोइंग ऑन। पूरे देश में इस तरह का हो रहा था, पूरे देश में इस तरह का हो रहा है। जी, जी। अच्छा, एक बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक आज कंसर्न दिया, बहुत सारी हियरिंग्स अब वर्चुअल हियरिंग्स में कन्वर्ट हो रही हैं। कोई लोग अवेलेबल हैं, नहीं हैं, विटनेसेस होने हैं, क्रॉस जो होता है या प्रोसिक्यूशन एविडेंस होता है उसमें अगर विटनेस शहर से बाहर रहता है, देश से बाहर रहता है, उन लोगों को अलाउ कर दिया जाता है प्रोसिक्यूशन एविडेंस के लिए या क्रॉस के लिए या कोई भी महत्वपूर्ण जानकारियां लेने के लिए। इसमें जो वकील हैं, उनका कंडक्ट पे दिल्ली हाई कोर्ट ने आज टिप्पणी करी ये कह के कि भाई देखिए ये लोग पार्कों में बैठ के वर्चुअल हियरिंग अटेंड कर रहे हैं, डेकोरम मेंटेन नहीं हो रहा है कोर्ट्स का, और कोर्ट्स की जो मान्यता या कोर्ट्स का जो डेकोरम है वो खराब होने से कोर्ट की रिस्पेक्ट खराब हो रही है। आपका इस पे क्या कहना है? ये वर्चुअल हियरिंग तो आपने लॉकडाउन में शुरू की थी 2019-20 में, जब संक्रमण था और लोग जो है कोर्ट्स नहीं पहुंच सकते थे। अब क्या आपको लगता है कि ये वर्चुअल हियरिंग्स का मिसयूज किया जा रहा है तमाम देखिए बात, विषयों में? और जी, जी, हाँ, यस, ये वर्चुअल हियरिंग का टेक्नोलॉजी का तो हमें फायदा उठाना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हुँ, टेक्नोलॉजी का बेनिफिट उठाएंगे तो बहुत सारा पोल्यूशन भी दिल्ली में रुक जाएगा। मगर उसका ये हुँ, मतलब नहीं है पार्क में बैठ के और चलते-चलते गाड़ी में कहीं से भी वो करेंगे। जब आपको पता हुँ, है मेरा केस आएगा, मेरा केस आने वाला है, ये ड्यूटी है वकील हुँ, की या दूसरे जिन लोगों को वर्चुअल हियरिंग में शामिल होना है, दे मस्ट बी हुँ, अलर्ट। उस वक़्त के लिए हुँ, वो अरेंजमेंट रखें कि हमने कहाँ बैठ के आराम से एक डिग्निफाइड तरीके से कोर्ट के सामने पेश होना है। इसमें तो गाइडलाइन या कोई डायरेक्शन दे सकती है कोर्ट। मगर
टेक्नोलॉजी का उपयोग होना जरूरी है, इससे समय भी बचता है, बहुत सारे खर्चे बचते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, मगर इट मस्ट बी रेगुलेटेड, कोई स्टैंडर्ड इसका होना चाहिए। हम अगर हमें पता है कि वो वर्चुअल हियरिंग में आज पेश होना है, हमारा कोई मुकदमा है, तो हम बाहर भी अगर बाई चांस हैं, तो हम कम से कम ये ध्यान रखेंगे कि जब भी मेरा मैटर आएगा, तुरंत मेरी सराउंडिंग में मेरे पास ऐसी चीज़, ऐसी जगह, ऐसा स्थान अवेलेबल होना चाहिए, जहाँ की मैं इज़्ज़त के साथ अपनी गरिमा बना के अपने कोर्ट के, अपने न्यायालयों के, अपने जुडिशियल सिस्टम की वो कर सकें। वो होना चाहिए नेचुरली। आप कोर्ट में बैठे हैं, कहीं बाज़ार में चाट खा रहे हैं, कहीं बाज़ार में खड़े हैं, यू कांट मेक जोक ऑफ द जुडिशियल सिस्टम ऑफ दिस कंट्री। सिंपल है ये, कोई बिल्कुल, ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं। बिल्कुल। इसमें बॉम्बे हाई कोर्ट में बुधवार को ये कपिल और धीरज वधावन जो प्रमोटर्स हैं दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के, यस बैंक मनी लॉन्ड्रिंग केस में करीब हजारों करोड़ों रुपए का गबन इन लोगों ने किया। इसमें जो उसमें जो एक जो कन्विक्ट, उसमें जो उनका केस है उन पर, उसमें मैक्सिमम सेंटेंसिंग है अगर कन्विक्ट हो जाते हैं। ऐसे मामलों में फ्लाइट रिस्क भी होता है, ये लोग इधर से उधर भी हो सकते हैं। अगर आप इनके पासपोर्ट भी रख लेंगे तो दूसरे पासपोर्ट बनाने में या दूसरे कंट्री की पीआर लेने में बहुत समय नहीं लगता। आपने मेहुल चौकसी केस में, नीरव मोदी केस में देख लिया। तो इस तरीके के हाई रिस्क इंडिविजुअल्स जिन्होंने हजारों करोड़ों रुपया गबन किया हुआ है हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, बैंकों का, क्या इन लोगों को बेल दी जानी मानवीय दृष्टि से ठीक है, या कुछ केसेस में संयम बरतना चाहिए हाई कोर्ट्स को, जहां देखो ईडी नेचुरली सीबीआई। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट भी अभी ताजे भी कुछ केसों में कहा है कि हम्म, जिसको भागने का डर है, या जो बाहर अगर परमिशन दे दी किसी को बाहर जाने की, वो हम्म, वापिस ना आए, तो ये तो कोर्ट का काम है। कोर्ट को अपनी बुद्धि लगानी चाहिए नेचुरली। जो लोग इस तरह से सक्षम में भाग ही सकते हैं, कुछ लोग भागे हुए हैं आज तक, और जो सरकार के नजदीक है, सरकार में बैठे हुए लोगों के नजदीकी हैं, वो लोग आज तक आए नहीं। तो वेयर इज द एनफोर्समेंट एजेंसीज? कहाँ है देश की इंटेलिजेंस एजेंसी? कहाँ है इनके सारे तौर तरीके? और देश में जो लोग आए बाहर से हथकड़ी लगा के, आजादी से पहले का बुरा वक्त जिन लोगों ने नहीं देखा होगा, उन्होंने आज देखा है कि इंडिया के लोग जहाज में कैसे हथकड़ी, कितनी हथकड़ी, हाथों में भी, पैरों में भी, कमर पे भी, और देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट चुप रही। इतना ज्यादा ये काला इतिहास है देश के जुडिशियल सिस्टम के लिए कि इस देश की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कॉग्निजेंस नहीं लिया। इससे जाहिर होता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हमारी इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी पर्सन चिन्ह है। कोई अगर इंडिपेंडेंट होती है जुडिशरी, इस तरह का काम नहीं होता। जो विदेश मंत्री हैं, या जो और दूसरे मंत्री संतरी हैं, जो सरकार में वो सिस्टम है, भई आप लोग क्या कर रहे थे? 1 मिनट में तो उन्होंने भेज नहीं दिया लोगों को। उन्होंने कोई कम्युनिकेशन किया होगा, तभी तो जहाज आया होगा, तभी तो जहाज उतरने दिया। और उसमें भी पॉलिटिक्स करी। जो बेचारे गुजरात के थे, इधर-उधर के थे, दिल्ली से सारे साधन सबको मिल सकते थे, जाके अमृतसर उतरवा दिया लोगों को। ये बदमाशी है। अपनी इज्जत बचाने के लिए देश के साथ खिलवाड़, और देश की जुडिशरी गूंगी बनी रही। ये देश के साथ धोखा है। धोखा है ये देश के साथ। बिल्कुल, और ये बिल्कुल, बिल्कुल। ह्यूमन डिग्निटी और हमारे लोगों के फंडामेंटल राइट की हत्या हुई है सरेआम। और देश इस तरह नपुंसक बनता है जब कोर्टें इस पे कॉग्निजेंस नहीं लेती। सारा देश डर जाता है कि कोई संस्था बची नहीं जो हमें बचाएगी, या जो हमें बचाने का काम कर सकती है। इसमें मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि शर्जील इमाम भी 5 साल से जेल में है। अगर ये 4 साल 9 महीने से जेल में है, तो शर्जील इमाम भी 5 साल से जेल में है। उनकी बेल पे तो कोई सुनवाई नहीं करता, पर धन्ना सेठों की बेल पर आर्टिकल 21 का हवाला देकर बेल उनको ग्रांट हो जाती है, क्योंकि सीनियर वकील हैं, उनके पास प्रेशर होता, टैक्टिक्स होती हैं, इसी जजों पे दबाव भी पड़ता है। तो इस मामले इसीलिए तो मैं में जी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मैंने आपको शायद बताया भी था, या किसी और को बताया था। अभी दिल्ली हाई कोर्ट में एक ऐसे जज को लगाने की बात हुई है जो 10 करोड़ रुपया सालाना उसके अकाउंट में से, जिसकी प्रैक्टिस आपने भी मुझे ज्यादा भेजा नहीं था है, वो जिसकी श्रीधर प्रैक्टिस भी मंगलदास ज्यादा में नहीं। वो काम करता, हाँ, श्रीधर मंगल यस, अमलदा अमल किसी लॉ मंगलदास में फर्म में काम, काम करता है, और आर्बिट्रेशन का। आर्बिट्रेशन के हम्म, केस करता है। मैं कह रहा हम्म, हूं, इनकम के आधार पे जज बनाना, और उन लोगों को जज हम्म, बनाना जो कोर्ट में नहीं, आर्बिट्रेशन में काम करते हैं। आर्बिट्रेशन में कौन होते हैं? इस देश हम्म, के चंद लोग, धन्ना सेठ, हम्म, टिकैत। हम्म, तो उनका हम्म, वकील, अब लोग जुडिशरी पे भी कब्जा करना चाहते हैं, अपने लोगों को जुडिशरी में अपॉइंटमेंट कराना हम्म, चाहते हैं, ताकि हम्म, सरकार भी तुम्हारी बात ना माने तो जुडिशरी तुम्हें बचा ले। हम्म, जो काम सरकारें करती रही कि जुडिशरी में अपने लोग फिट करो, तुम करप्शन करो, तो हम्म, फ्यूचर में वो तुम्हें बचा ले।
तो इधर सरकार अपने जज लगाना चाहती है, उधर कोलिजियम अपने जज लगाना चाहता है। देश की फुटबॉल बना दी इन लोगों ने। जज बनने चाहिए देश के द्वारा, यानी देश की पार्लियामेंट के द्वारा। पार्लियामेंट कमेटी बनाए इंडिपेंडेंट लोगों की, वो कमेटी जरूरी नहीं जज हो, वो ईमानदार लोग हों, वो एक प्रोसीजर तय करे, एप्लीकेशन मांगे और सब देश के सामने ट्रांसपेरेंट तरीके से अपॉइंटमेंट हो और वो लोग इंटरव्यू दे पार्लियामेंट में, ताकि पार्लियामेंट में दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, कौन किसका रिश्तेदार है, किसका क्या जुगाड़ है। नंगे हो जाए ऐसे लोग जो जुडिशरी पे कब्जा करना चाहते हैं। हालांकि तो जिनकी जब अपॉइंटमेंट की आप बात कर रहे हैं, जिनकी आप जुडिशियल सिस्टम अपॉइंटमेंट का की बात कर रहे हैं, वो अगस्त 29 लास्ट ईयर पहले रिकमेंडेशन गई कोलेजियम से, उसकी दूसरी बार उसकी अपॉइंटमेंट नहीं हुई तो दूसरी बार रिकमेंडेशन गई, 2 बार रिकमेंडेशन गई। और वो सीनियर आर्बिट्रेशन वकील हैं शरदुल अमरचंद मंगलदास के, और अच्छे खासे, और उम्र भी कोई ज्यादा नहीं है, मेरे ख्याल 45 46 साल 48 साल उनकी उम्र है। मैं ये कह रहा हूं देश की जुडिशरी का पूंजीवादीकरण हो रहा है, ये घातक है देश के लिए। यानी जल जंगल जमीन पे नहीं, सरकार पे भी, पार्लियामेंट पे भी, जुडिशरी पे भी कब्जा करना चाहते हैं इस तरह की पूंजीवादी मानसिकता। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा, दिल्ली हाई कोर्ट ने समन इशू किए हैं अमानतुल्लाह खान को। अमानतुल्लाह खान आम आदमी पार्टी के अपना एमएलए थे और अभी भी हैं, इलेक्शन जीत गए। अब ईडी वहां सडनली कार्यरत होती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन जीत जाती है। हालांकि अभी भी कई लोगों को संदिग्ध है कि 48 सीटों पर वोटर लिस्ट इलेक्टोरल रोल बढ़ाए गए, जिसकी वजह से इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई, उनकी कोई हवा नहीं थी। अमानतुल्लाह खान में जस्टिस विकास महाजन जो हैं, वो खान को नोटिस इशू करते हैं कि आप अपना जवाब दीजिए। हालांकि ये मामला सारा जो है ट्रायल कोर्ट में उनको रिलीज कर दिया गया था, मनी लॉन्ड्रिंग केस उन पर डाला गया था, और ईडी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इसमें उनके खिलाफ एक समन इशू करवाया है ऑर्डर के जरिए। और ट्रायल जो कहा है कि ट्रायल में भी डेफर्ड, स्पेशल जज जो है वो एडजर्न कर दिया उन्होंने, हेयरिंग नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग था, और हाई कोर्ट ने इसको फर्दर कंसिडरेशन के लिए 21 मार्च की डेट दी दी है। हालांकि मनी लॉन्ड्रिंग केस जो इनका अमानतुल्लाह खान का है, वो दिल्ली वक्फ बोर्ड रिक्रूटमेंट प्रोसेस से रिलेटेड है, और वक्फ बोर्ड पे तो आज आपने राज्यसभा लोकसभा में देख लिया कितना शोर मचा। जेपीसी के ऑपोजिशन मेंबर्स का ये इल्जाम है, हमारी जो ऑब्जेक्शंस थी या जो हमारी रिजर्वेशंस थी उनको नोट ही नहीं किया गया, मिनट से निकाल दिया गया, और कुछ अमेंडमेंट्स जो सत्ता पक्ष की थी उसको ही करके लीपापोती करके वक्फ बोर्ड को पास कर दिया गया। आज खारगे साहब ने कहा कि इसको वापस जेपीसी भेजा जाना चाहिए क्योंकि हमारे ऑब्जेक्शंस इसमें अभी तक चिन्हित नहीं हुए हैं। अमरतुल्ला खान का भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस का मामला है, ईडी उस पर कार्यरत है। वक्फ बोर्ड के पीछे जिस तरीके से एक विछंट भारतीय जनता पार्टी सरकार का चल रहा है, और आने वाले समय में दिल्ली में ये और मामला उठेगा, इस पर आपका क्या कहना है, और दिल्ली हाई कोर्ट को इसमें क्या संज्ञान में लेना चाहिए? देखिए, ये सारे के सारे मामले पॉलिटिकल मामले हैं, सारे के सारे, और इनसे बू आती है पॉलिटिकल वेंडेटा की, और ये पॉलिटिकल जस्टिस के खिलाफ है। पॉलिटिकल जस्टिस को अभी कोर्टें समझ नहीं पा रही हैं, और ये देश के लिए नुकसानदायी है। और जजों को अपने आप को सबसे पहले प्रियम्बल जो है, प्रियम्बल को समझने की ड्यूटी बनती है। आप जज हो गए, आप वकील हो गए, आप संविधान के प्रियम्बल के मर्म को नहीं समझते, उसके मूल्यों को नहीं समझते। यू कांट डिसाइड केस एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन स्पिरिट, यू कांट आर्ग्यू द केसेस एज पर द डिमांड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट एंड वैल्यूज। तो ये सारा का सारा जितना भी हो रहा है, मिसयूज हो रहा है एजेंसीज का, और प्रोएक्टिव रोल लोगों के फंडामेंटल राइट बचाने के लिए है, होना चाहिए, न कि लोगों को जेलों में रखने के लिए या हरास करने के लिए। जो लोग यहीं पे हैं, भाग नहीं सकते, उन लोगों को भी जेल में रखना, और खास तौर पे बिग क्वेश्चन है मुस्लिम समाज के लोगों को जेल में रखना और उनको जमानत नहीं मिलना। क्या खतरा भाई देश को? खतरा तो आपकी बेहुदी भाषाओं से है, जहां हिंदू मुसलमान करते हैं, जहां जाति पाति करते हैं, जहां आप षड्यंत्र करते हैं सरकारें गिराने का, जहां झूठ बोल के आप वोटें मांगते हैं, जहां आप गुलामी के वक्त की, राजशाही के वक्त के मकानों में रहते हो। जितना लुटियन जोन में ये मकान, राष्ट्रपति जो रहती है, प्राइम मिनिस्टर जहां रहता है, और जो मंत्री संतरी एमएलए रहते हैं, सीएम रहते हैं, ज्यादातर शासन मानसिकता के बनाए हुए महल हैं ये सब। जी, डेमोक्रेसी में ऐसे महलों से भी इनका रहना खत्म करने की जरूरत है। इनको
राष्ट्र के धरोहर घोषित करके और पर्पज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, चिल्ड्रन पार्क, इस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। इनका दिमाग यहाँ गड़बड़ हो जाती है कि हम शासक हैं। ये डेमोक्रेटिक जिम्मेदारी के साथ नहीं है, मानसिकता में गड़बड़ है। ये अमूलचूल परिवर्तन करने के लिए डेमोक्रेटिक हाउसेज की जरूरत है, डेमोक्रेसी के जनप्रतिनिधियों के लिए। इसलिए राष्ट्रपति भवन को खाली करवाना चाहिए और प्राइम मिनिस्टर सारे एमपीओ के सारे मकान छीन लेने चाहिए। ये देश की प्रॉपर्टी देश के दूसरे कामों में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में भरपूर उपयोग करना चाहिए, जिसकी जरूरत है देश को। और इनके बिल्कुल लिए ठीक। फ्लैट बनाए जाएं, सामूहिक सुरक्षा में इन लोगों को रखा जाए। और जुडिशरी को भी, ये सारे मकान जो जुडिशरी को दिए जाते हैं, इस तरह बंगले, इनकी भी मानसिकता शासन मानसिकता की वाली हो जाती है। आज के इन सारे जजों के अंदर इस देश का कानून बन चुका है कि इस देश में कोई भी माई लॉर्ड नहीं है। एक भी जज में हिम्मत नहीं जो वकीलों को रोक पाता हो। वकील डर के मारे जैसे याचना करते हैं, जैसे भीख मांगते हैं न्याय की, वही शासन मानसिकता के दौरान की मानसिकता है। और माई लॉर्ड तोते की तरह चिल्लाते रहते हैं। और नई जनरेशन हमारी नपुंसक बन रही है, वकीलों की नई जमात। और वो लोग बिल्कुल जो बार वकीलों में हैं, जो सीनियर एडवोकेट हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट बताए जाते हैं, ये सारा सिस्टम उल्टा-पुल्टा अंग्रेजों के समय का चल रहा है। कुछ लोगों को ठप्पा लगाना, जुडिशरी ठप्पा लगाती है, कौन वकील अच्छा है, किसको हम सीनियर डेजिग्नेट करें। ये सारे सिस्टम उस दिन खत्म हो जाएँ होंगे जिस दिन आम समाज के बच्चे की भरमार यहाँ हो जाएगी, फिर कहेंगे ये सिस्टम खराब है। जब तक जो लोगों का कब्जा है, उनके अनुरूप सिस्टम काम करता है, तो सिस्टम तब तक खड़ा रहेगा ही। All बिल्कुल these ठीक है। nonsenses इनफैक्ट are going इसमें on in democracy. जी, जी, जी। अमानतुल्लाह खान के केस में मैं एक और क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं दर्शकों के लिए कि स्पेशल कोर्ट जितेंद्र सिंह की कोर्ट ने नवंबर 15, 2024 में कॉग्निजेंस सप्लीमेंट्री प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट का ईडी का अगेंस्ट अमानतुल्लाह खान रिफ्यूज कर दिया था क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट सैंक्शन सेक्शन 193 सीआरपीसी कोड में उस समय इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने नहीं लिया था। तो जब टेक्निकल ग्राउंड पे ये सप्लीमेंट्री प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट खारिज कर दी स्पेशल कोर्ट ने, उसके बाद हाई कोर्ट में जाकर इस तरीके के ऑर्डर लेना या सम्मन इशू कराना, ये कहीं ना कहीं प्रताड़न कर लोगों को बिल पॉलिटिकली खत्म करने की, और खासकर एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को, उसमें स्टैन स्वामी, फादर स्टैन स्वामी का भी जिक्र करना चाहूंगा। सिर्फ मुसलमानों का प्रताड़न नहीं हो रहा है, बाकी माइनॉरिटीज का भी प्रताड़न हो रहा है। यलगार परिषद के लोगों को, सुधा भारद्वाज को, फादर स्टैन स्वामी को और बाकी लोगों को कैसे जेल में रखा गया, स्टैन स्वामी को तो सिपर भी नहीं दिया गया। अमानवीय सिचुएशंस में किस तरीके से वो परलोक सिधार गए, इसका भी देखो, संज्ञान कोर्ट को लेना चाहिए। ज्यादातर वकील ये मानते हैं, स्टैन स्वामी हो या प्रोफेसर साईनाथ हो, इन लोगों की हत्याओं को लोग जुडिशियल हत्या मान रहे हैं कि हमारी जुडिशरी इंसेंसिटिव रही, इस वजह से ये काम हुआ। नहीं, देश के नागरिकों को तुम, और क्या खतरा देश को? देश की एकता, अखंडता, फलाना ढिकड़ा, ये खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। देश के लोगों को गुलाम बनाओगे, बोलने नहीं दोगे। सारे देश के लोग देशभक्त हैं। एक भी आदमी नक्सलवादी नहीं, आतंकवादी नहीं, सब देश में भागीदारी चाहते हैं। जब उनको भागीदारी नहीं दी जाती और जो दमदार लोग बोलते हैं, उनको आप नक्सलवादी और आतंकवादी बता के उनकी जुबान बंद करना चाहते हो, पूरे समाज को उनके खिलाफ करना चाहते हो। और सिस्टम के जरिए इस देश के पैसे की, इस देश के बहन बेटियों से जो फोर्सेज में है, उनके द्वारा इस देश के लोगों की खुद हत्याएं करवाते हो। दिस टाइप बिल्कुल ऑफ मोडस ऑपरेंडी इज गोइंग ऑन। और तानाशाही में ये होता है, राजशाही में होता है, व्यक्तिवाद में ये होता है, डेमोक्रेसी में हो नहीं सकता। बिल्कुल। तो आज जो की कोर्ट को, जी हाई जी कोर्ट को ऐसे मामले में, पहली बात तो प्रोसिक्यूशन नीचे से अगर किसी को हम्म बरी करता है किसी एक्यूजेशन से, और फिर हाई कोर्ट उसको वो करती है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेज में संज्ञान लेना चाहिए। आप लिबर्टी के उसमें लोगों को बंदिश नहीं बना सकते। दीज आर अब्यूज ऑफ प्रोसेस, अब्यूज ऑफ कोर्ट्स एंड अब्यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स। बड़ी बात ये है। इसमें एक बात और ऐड कर दूंगा, ये पॉलिसी पैरालिसिस भी है क्योंकि फिर लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट संज्ञान ही नहीं लेते। वो कहते हैं जब तुमने जाना ही बड़े कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, उच्च न्यायालय में है, तो जाओ फिर वहीं से पहले पहले उसकी गुहार पहले लगाओ। सुप्रीम कोर्ट बोल चुकी कि नीचे के जज जमानत क्यों नहीं दे रहे, तुम डरे रहते हो। ये भी कहा कि वो डरे रहते, तो खुद चंद्रचूड़ ने कहा था कि डरे रहते हैं, अगर हम जमानत दे देंगे तो हाई कोर्ट नाराज हो जाएगी, क्योंकि हाई कोर्ट के जज होते हैं। चंद्रचूड़ साहब तो ने तो जजों को एक कुछ पूरा जो इंडिपेंडेंट है चंद्रचूड़ का जुडिशरी, पूरा डिस्कशन एक अलग से किया जाएगा।
उनका तो बहुत जी, ही जी। कुछ और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसपे हम लोग को डिस्कस करना है। आज डीवाई क्या उनका चंद्रचूड़ अपने लोगों की लिबर्टी पे ये जो जहाजों में बेचारे हथकड़ी लगा के आए, देश का नंगा नाच हुआ, देश की ह्यूमन डिग्निटी के साथ वायलेशन उस पे हम ऑफ बात ह्यूमन राइट। करेंगे। यस, जी। ओके, चलो मिलते हैं। ठीक। ओके सर, थैंक यू सो मच आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए।